वहीं अगली खबर पौड़ी से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का पिता विनोद आर्य संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा भूतपुर स्थित अपने रिसोर्ट और कैंडी फैक्ट्री पहुंचा। आपको बता दें कि एक महिला समेत 3 लोगों के साथ विनोद आर्य ने घंटों तक फैक्ट्री और रिसोर्ट में छानबीन की। वहीं मीडिया मौके पर पहुंचे तो विनोद आर्य मुंह पर रुमाल लपेटकर मीडिया के सवालों से बचते हुए कार में बैठकर बेरंग भाग निकला। बार बार कहती रही हूं कि अंकिता भंडारी मामले में किस तरह की कौतूही बरती जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि उनकी पुलिस के सामने आज वनांतरा रिजॉर्ट में फिर से विनोद आर्य को जाते हुए देखा गया। वो अंदर गया, वहां से वापस आया। विनोद आर्य कौन? जिसके बेटे पुलकित आर्य पर आरोप है अंकिता भंडारी की हत्या का, और उसके साथ जो लोग हैं वो आज जेल में हैं। मगर मैं बार बार कह रही हूं कि साक्ष्य मिटाने की कोशिशें होंगी, और साक्ष्य मिटाने की कोशिश दोबारा और तिबारा और चौबारा हो रही है। उधर अल्मोड़ा नगर में पंचायत और यातायात और पार्किंग निर्माण को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने ठेकेदार और बीजेपी को मिला हुआ बताया है। दरअसल अल्मोड़ा में पार्किंगों के निर्माण किए जा रहे हैं, पर ठेकेदार की ओर से अनियमितताएं बरती जा रही हैं। आपको बता दें कि करोड़ों की बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, पर ठेकेदार इसमें घोर अनियमितताएं बरत रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसको लेकर विधायक मनोज तिवारी ने ठेकेदारों की कार्यशैली को लेकर कहा कि कांग्रेस की शासनकाल में इन पार्किंगों की स्वीकृति कराई गई ताकि शहर में यातायात सुधर सके, पर बीजेपी और ठेकेदार की मिलीभगत से निर्माणाधीन पार्किंग में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी काम सही तरीके से नहीं किया गया है तो वो आगे जो कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। विभागीय उदासीनता के कारण और ठेकेदार जो एक सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है, तो उसमें ना गुणवत्ता पाई जा रही है और उसमें गति नहीं आ रही है, और जो एक दीवार गिर गई है, जो भविष्य में मकान को भी खतरा है, उस रोड का पूरा जाने का खतरा है। लेकिन ठेकेदार को राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त होने के कारण आज विभाग भी और शासन प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं बोल रहा है। ये वो दुर्भाग्य का विषय है। हरिद्वार में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पर बिजली ट्रेकिंग में भेदभाव और गलत तरह से कार्रवाई करने के आरोप में सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर बैठे। इस दौरान किसानों ने विद्युत विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। वहीं किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गुलशन रोड ने बताया कि विद्युत विभाग के पास लाइनमैन की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइनमैन बिना पैसे लिए उपभोक्ताओं का कोई कार्य नहीं करता, और जब इसकी शिकायत अधिकारियों को दी जाती है तो अधिकारी लाइनमैन न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विजिलेंस के नाम पर अलग अलग तरह की छापेमारी चल रही है। मांग एक तो यह है कि विभाग के पास लाइनमैन की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइनमैन बिना पैसे के एक पैर नहीं रख रहा है, और अगर अधिकारियों से बात करो, शिकायत करो तो हाथ खड़े कर दो कि मेरे पे लाइनमैन नहीं है। और बिजली के जब बिल की बारी आवे तो यही कहा कि हर महीने का हर महीना जमा करा दो। बिजली का बिल लेने के लिए 24 घंटे कैंप लगा रहे, कैंपों में खड़े पैसे की वसूली पूरी जोरों से कर रहे। पर अगर किसान को एक फ्यूज जुड़वाना, कोई कनेक्शन लेना है, कुछ करना, तो उस काम को करने के लिए इनके पास आदमी नहीं है। कुछ समस्याओं को इंगित करा गया है, तो मैंने बात के लिए बुलाया हुआ है। जो समस्या होंगी उनको बातचीत होगी और जो भी समस्या उनका निराकरण किया जाएगा। विजिलेंस की टीम में उसका जो है शिकायतें प्राप्त होती हैं तो देहरादून हेडक्वार्टर से ही वो आती हैं, उनका कंट्रोल मेरे पास नहीं है। ठीक है, विजिलेंस की टीम को जो शिकायत मिलती है तो उस हिसाब से वो छापे डालती है। असेसमेंट वगैरह की बात है तो वो जो जितना लोड वगैरह चेकिंग भरी जाती है उस हिसाब से नियम के अनुसार से असेसमेंट किया जाता है एक्शन के द्वारा कंसर्न। विजिलेंस की टीम आती है तो पूरी टीम होती है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, तो इसलिए भेदभाव का आरोप लगाना तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि विजिलेंस की टीम आती है।
वहीं रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, उत्तरकाशी में सड़क के डामरीकरण को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आपको बता दें कि प्रतिकर भुगतान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई कार्यालय जोशियाड़ा में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि ज्ञानाजा सड़क पर डामरीकरण न होने से क्षेत्रीय ग्रामीणों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 साल डामरीकरण की मांग को लेकर विभाग समेत शासन प्रशासन को लिखित रूप से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो उत्तरकाशी में सड़क के डामरीकरण और प्रतिकर भुगतान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन पीएमजीएसवाई कार्यालय के बाहर हुआ, जहां पर ग्रामीणों में जमकर आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 सालों से डामरीकरण की मांग को लेकर विभाग को सूचित किया जा रहा है, लिखित रूप से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरन ग्रामीणों को कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जो रोड की कंडीशन बहुत खराब चल रही है और पिछले 2 साल से हमारी ये मांगे है कि हमारे रोड का डामरीकरण नहीं हो पा रहा है और समय पे उनका भुगतान, जो हमारा जो मुआवजा है खेतों का, उनका मुआवजा नहीं मिल पा रहा। और हम यहाँ 3 महीने 4 महीने से आ रहे हैं और हमें यहाँ सांत्वना दिया जा रहा है कि तुम्हारा काम करवा दिया जाएगा और टाइम पे हमें हर बात यही सांत्वना दिया जा रहा है। लगभग 2.5-3 वर्ष हो गए हैं, इस पर डामरीकरण नहीं हो पा रहा है और लगातार पीएमजीएसवाई से हम 2.5-3 वर्षों से हम लगातार गुहार लगाते आ रहे हैं कि इसका डामरीकरण किया जाए, लेकिन विभाग की ओर से हर बार जब भी हम आते हैं आश्वासन दे दिया जाता है कि आज हम ये काम करेंगे, कल से हम ये करेंगे, लेकिन यहाँ अगर हकीकत मालूम होती है कि विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की जा रही है। इनके द्वारा लगातार ये बरगलाया जा रहा है कि हमें इनके उच्च स्तर से अधिकारियों से परमिशन नहीं मिल पाई है। उच्च अधिकारियों को इस कार्य को पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रकरण भेजा गया था। जो बैलेंस वर्क है उसके लिए प्रकरण भेजा गया था 2 माह पूर्व। तो उनके द्वारा, जो हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय हैं, उनके द्वारा मुझे कल अवगत कराया गया है। कल देहरादून में एक मुख्य अभियंता महोदय URRD की अध्यक्षता में एक बैठक थी कार्यों की प्रगति संबंधित। उस बैठक के दौरान उनके द्वारा, अधीक्षण अभियंता द्वारा मुझे निर्देशित किया गया है कि जो पूर्व में भेजा गया आपका बैलेंस वर्क का डिटेल्स हैं, उनको पुनः इनको हमें भेज दें और हम इसकी तुरंत निविदाएं आमंत्रित कर दी जाएगी। आपको तो पता होगा ना कितना होता है। दीपक साइट पे गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने ट्रॉफी के साथ भेंट की। इस अवसर पर झांकी के टीम लीडर, संयुक्त निदेशक के साथ झांकी के कलाकार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को मानसखंड झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार मिलने पर प्रदेश के लिए सम्मान की बात बताई। साथ ही उन्होंने झांकी में शामिल प्रत्येक कलाकार को 50-50 हजार रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जारी 2023-24 के बजट पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह बजट एक ऐतिहासिक, बहुमुखी और संतुलित बजट है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन को लेकर भी बजट में कई बेहतर प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से इनकम टैक्स के स्लैब को बनाया गया है, उससे काफी राहत इस बजट से मिलने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से मध्यम वर्गीय लोगों के लिए
7 लाख तक टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया है, वह एक ऐतिहासिक कदम है। तो वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 2023 और 24 के बजट को लेकर कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। ये बजट बहुमुखी और सबको एक साथ लेकर चलने वाला बजट है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो 740 होने, जिस प्रकार से केंद्रीय करों में राज्यों का अंश बढ़ाया गया, हमारा प्रदेश का भी अंश उसमें बढ़ेगा और प्रदेश का जो केंद्रीय पोषित योजना है उसमें भी प्रावधान बढ़े हैं, वित्तीय प्रावधान बढ़े हैं, तो उसमें राज्य को फायदा होगा। राज्यों को जो 50 वर्ष के लिए एक ब्याज मुक्त ऋण मिलता था, वो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया। ये सारे जो विषय हैं, इसमें निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड को फायदा होगा। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से बजट में यह कहा गया है कि आने वाले 3 सालों के लिए यह बजट बेहद खास रहने वाला है, उससे साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि इसमें युवाओं को रोजगार के लिए तोहफे के रूप में केंद्र सरकार कुछ पेश करेगी, लेकिन इस बजट में भी युवाओं को निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने कहा कि खाली लिफाफे वाली योजनाएं लोगों के सामने प्रस्तुत की गई, जिससे कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। फाइनेंस मामलों में वित्त मंत्री ने कहा है कि ये 3 वर्ष के कोर्स के नंबर 1। नंबर 2, हम उम्मीद कर रहे थे कि आखिर अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में, जबकि प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, तो कम से कम देश के युवाओं से माफी मांगते हुए कहते कि भाई पहले 9 साल या 8 साल मैं आपको 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी नहीं दे पाया, और अब इस साल हम उस वादे को पूरा करेंगे ताकि आगे के लिए भी एक परंपरा प्रारंभ हो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक कापकोट सुरेश गड़िया, मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे सीएम धामी, इस दौरान कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही साथ सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं, जिन्होंने गुलदस्ता देकर राज्यपाल को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि अल्मोड़ा से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए बजट को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बजट में कुछ चीजें हैं जिनका वे स्वागत करते हैं, पर उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को इस बजट में निराशा ही हाथ लगी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर ये बजट लोक लुभावना है और पूरी तरह से आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।
ये बजट जो प्रस्तुत किया है ये आगामी चुनाव को देखते हुए प्रस्तुत किया गया है और इसमें कुछ चीजें अच्छी की गई है, उनकी हम सराहना करते हैं। जैसे कि जो कर है उसमें 5 से 7 लाख की छूट दी गई है और उसके जो 4 स्लैब हैं उसमें उसका प्रावधान किया गया है, तो उसकी निश्चित रूप से हम प्रशंसा करते हैं। और इसके साथ साथ आज के वर्तमान दौर को देखते हुए जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही है, वो भी एक सराहनीय कदम है। और इसके साथ साथ लेकिन अगर हम कुल मिला के देखेंगे ये बजट लोक लुभावना बजट है और आंकड़ों का खेल खेला गया है, इसमें कहीं भी रोजगार। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अब आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आप नेताओं की ओर से प्रदेश के संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू हो गई है। हल्द्वानी पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और नैनीताल अल्मोड़ा जिले के प्रभारी शिशुपाल सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि उत्तराखंड के प्रभारी दिनेश मोहानिया की सहमति के बाद उत्तराखंड के संगठन में मजबूत करने के लिए पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और विधानसभा चुनाव में हल्द्वानी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे समित टिक्कू को नई जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश सचिव और नैनीताल जिले के सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पार्टी में नई जिम्मेदारी के बाद समित टिक्कू ने पार्टी का नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया जी का आदेश है कि हम पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेंगे। नगर पंचायत से लेकर नगर निगम वार्ड सारे चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी और पुरजोर तरीके से लड़ेगी, दमखम से लड़ेगी। उसी कड़ी में जो है कि हम संगठन का भी विस्तार कर रहे हैं। आज हल्द्वानी में पूर्व में प्रत्याशी रहे भाई समित टिक्कू जी को प्रदेश संगठन सचिव नियुक्त किया गया है माननीय प्रभारी जी के अनुमोदन पर, और साथ में नैनीताल जिले का आपको सह प्रभारी भी, पहले से भी हमारे 2 सह प्रभारी है जिनको 3-3 विधानसभा दी है, लेकिन मेरे साथ में सहयोग करने के लिए भाई समित टिक्कू जी को भी नैनीताल जिले की सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी का, भाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत जी का, और इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी हैं मैं बहुत अच्छे से इनका निर्वाह करूंगा। और एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, जो अभी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतनी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। उधर कलियर से रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पीड़ित किशोरी की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके चलते पुलिस टीम का गठन किया गया और इस दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपी को न्यायालय के सामने पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो कलियर से मामला सामने आया है, जहां पर पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। इस पूरे मामले की जानकारी नाबालिग की मां ने दी। पुलिस थाने में जाकर अपने ही पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और जिसके बाद पुलिस की टीमों का गठन करके, क्योंकि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस टीमों का गठन किया गया और आरोपी को अपने गिरफ्त में ले लिया गया है। उधर देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि फर्जी मार्कशीट और शैक्षणिक दस्तावेज बनाकर कमाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ देहरादून पुलिस ने किया है। इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
कोतवाली नगर एसओजी की संयुक्त टीम MDDA कॉम्प्लेक्स में दुकान संख्या L21 पर पहुंची, जहां पर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजकिशोर बताया। मौके पर ऑफिस में पुलिस को एक टेबल पर लैपटॉप और डेस्कटॉप और साथ ही साथ प्रिंटर मिला, जिससे कुछ प्राइवेट लैपटॉप से राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद की सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के फर्जी प्रमाण पत्र मिले। जब उसने कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि लोगों के पैसे एडवांस में लेने के बाद फर्जी सर्टिफिकेट और शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाकर देते थे। जो है उसमें L21 जो दुकान है, वहां पर आश्रय फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ चल रहा था और इस एनजीओ के बारे में हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है फर्जी 10th के 12th की क्लासेस के जो हैं वो अंक तालिका प्रमाण पत्र बन रहे हैं। इस पर हमारे कोतवाली पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से काम किया। इसको मतलब एसपी क्राइम, एसपी सिटी और सीओ के नेतृत्व में इसको पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। MDDA जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें। खबर हल्द्वानी से है, जहां पुलिस ने देर रात पंचकक्की चौराहे पर हुए गोलीकांड का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि कल देर रात पंचकक्की चौराहे के एक कैफे में चंपावत के रहने वाले विशन सिंह को कैफे स्वामी में उसके दोस्त की अवैध पिस्टल से गोली मार दी गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी चंपावत के रहने वाले हैं और कैफे में किसी बात पर विवाद होने के बाद युवक ने बसंत सिंह पर फायर कर दिया। एसएसपी ने बताया कि दोनों को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तो वहीं आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई करी है। आपको बताते चले कि कैफे में किसी बात को लेकर दोस्तों के बीच में कहासुनी हो गई, जहां पर एक व्यक्ति ने दूसरे पर गोली चला दी। इस दौरान जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को लगी, पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए अपराधियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये रात को एक घटना हुई थी जिसपे आपका इनके भाई विक्रम सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई कि उसके भाई बिशन सिंह, जिसका AM to PM बेकरी है, उसके यहाँ दीपक और संजू बिष्ट बैठे हुए थे इनके साथ में, और कुछ और युवक थे। इनकी आपस में कहासुनी हुई। इसमें दीपक द्वारा लाए गए अवैध पिस्टल से संजू बिष्ट ने फायर किया, जिससे इनके भाई बिशन सिंह सीरियस इंजर्ड हो गए। इस पर 307 का मुकदमा कायम किया गया। पुलिस द्वारा तत्परता से बिशन को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिन्हें राममूर्ति अस्पताल रेफर किया गया। वहीं अगली खबर जसपुर से है, जहां सरकारी कर्मचारी सरकार के आदेशों की खिल्लियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक कर्मचारी बीते काफी रोज से नगर पालिका से नदारत है। वहीं इस बात का संज्ञान अधिशासी अधिकारी ने लेते हुए बताया कि कर्मचारियों से बात की गई है। कर्मचारी ने बताया कि काम करके दोपहर के बाद गया है, लेकिन न जाने की किसी को सूचना कार्यालय में लिखित में नहीं दी गई है। संज्ञान में आया है और मैंने भी संबंधित कर्मचारी से बात की है। उसके द्वारा बताया गया कि मैं दोपहर तक काम किया हूं, उसके बाद गया हूं, लेकिन जाने की कोई सूचना अभी कार्यालय को लिखित में नहीं है, तो इसके लिए उसका जवाब तलब किया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान जहां दफ्तरों में अटेंडेंट मशीन, बायोमेट्रिक मशीन लगी थी, वो सभी हटवा दी गई थी कोरोना फैलने को देखते हुए, लेकिन अभी जो है मामले ऐसे आ रहे हैं तो दोबारा मशीन खरीदने की तैयारी की जा रही है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।